बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तमाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चल के सीखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज को किस तरह से हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.1 ओपन है और जिसका ए पार्ट है, यानी जिसका क्वेश्चन 1 जो है वो ये है कि स्केच एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड केसीएल। अब यहाँ देखें दो तीन टर्म्स जो हैं वो यूज की जा रही हैं। पहले हमें क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो यहाँ देखें कि एक टर्म यहाँ यूज हुई है फ्यूज्ड केसीएल। अब फ्यूज्ड केसीएल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि केसीएल जो है ना शुड बी इन मोल्टन फॉर्म। ये मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए, यानी ये मेल्टेड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप सॉलिड केसीएल लेंगे, मोल्टन फॉर्म में होगा। इसी तरह से यहाँ दूसरी टर्म यूज हुई है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मीन कि आपने इसको ब्रेक करना है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केसीएल जो कि ऑलरेडी मोल्टन फॉर्म में होगा, ये कंपाउंड, इसको आपने ब्रेक डाउन करना है इनटू इट्स आयन। और कहाँ करना है? ये आपने करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो इस सब का आप स्केच बनाकर देंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो अगर हम इसके स्केच की तरफ मूव करें तो सिंपल इसका स्केच इस तरह से होगा कि आपने एक कंपार्टमेंट लेना है, एक सिंपल सेल लेना है, और इस ये जो बीकर है इसको हम सिंपल सेल कह रहे हैं। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन रख दिया है जो कि KCl है, फ्यूज्ड KCl हमने यहाँ रख दिया। दैट मीन मोल्टन KCl। मोल्टन KCl को आप फ्यूज्ड KCl भी कहते हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे पास इलेक्ट्रोड होने चाहिए, दो इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है, उसको आपने लेबल करना है एनोड के साथ, यानी वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो उसको हम एनोड कहते हैं। इसी तरीके से वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसको हमने कैथोड कहना है। तो इस तरह से जस्ट आपने एक फिगर ड्रॉ कर लेनी है, एक स्केच बना लेना है, यही इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ अगर आप कुछ चीज़ मजीद लिख दें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि ये सारा प्रोसेस कैसे होगा। तो यहाँ देखें कि जब हम स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई इसको देंगे, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होने की वजह से ये जो मोल्टन KCl है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इट्स आयन, यानी यहाँ आयन बन जाएंगे। पोटाशियम आयन अलग हो जाएंगे और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। अब ये जो पोटाशियम आयन है ये कैटायन होंगे, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट मीन क्लोरीन इस पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है जब ये ब्रेक होते हैं। जब ये KCl ब्रेक होता है तो Cl जो है वो पोटाशियम यानी K का इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है। अब पोटाशियम जो है वो कैटायन बन जाएगा। ये कैटायन जो है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रांसफर होगा, विच इज़ कैथोड, यानी कैटायन कैथोड की तरफ जाएगा और एनाइन एनोड की तरफ जाएगा। जब ये कैथोड की तरफ जाएगा तो वहाँ ये रिड्यूस्ड होगा, यानी वहाँ से इलेक्ट्रॉन एडअप करवाएगा। और क्लोरीन जो है वो जब इधर जाएगा, एनोड के ऊपर जाएगा, तो वहाँ इसकी ऑक्सीडेशन होगी। दैट मीन अपना इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देगा। तो इस सब बात को आप यहाँ लिख भी सकते हैं ऐसे कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, दिस करंट फोर्स आयन इनटू सॉल्यूशन टू मूव, और कैटायन पॉजिटिव आयन मूव टू कैथोड टू गेट रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस्ड होंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन एडअप होता है तो वो वहाँ वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है। इसी के साथ एनाइन नेगेटिव आयन जो है मूव एनोड, वो एनोड की तरफ जाएंगे विच इज क्लोरीन, और वहाँ ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं कि कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, पोटाशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो रहा है और ये पोटाशियम आयन से पोटाशियम एटम बन जाएगा, और एनोड के ऊपर क्लोराइड आयन जो है Cl माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ ये क्लोरीन गैस बन जाएगी। और इस तरह ये कंप्लीट एक स्केच है, लेकिन साथ में हमें पता भी हो कि ये स्केच बेसिकली क्या बता रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये है कि स्केच आ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ भी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की सिंपल रिप्रेजेंटेशन देनी है फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड। अब KCl को आपने रिप्लेस कर लें जस्ट सोडियम क्लोराइड से, यानी KCl की जगह NaCl आ जाएगा। इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो करेंगे, आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। बिल्कुल वैसा ही है जैसे भी आपने किया है, जस्ट आपने KCl को रिप्लेस कर लेना है विद NaCl, और आप खुद से करें और उसके बाद देखें कि क्या आप लोगों ने बिल्कुल सही से वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है कि नहीं। तो यहाँ देखें कि फिगर हमने ले ली है और बिल्कुल वैसी ही है
कि यहाँ हमारे पास एक बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ऑफ NaCl का। यहाँ NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमने लिया है और ये मोल्टन फॉर्म में है, तभी हम इसको फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं। और साथ में एक कैथोड है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, एनोड है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। जब अगर आप स्विच ऑन करेंगे, अच्छा यहाँ एक बीच में ये आपको नज़र आ रहा है ब्रिज, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मिस्टेकनली इस फिगर के अंदर है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसको आप निकाल दें। अच्छा, क्या होगा कि जब आप स्विच ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो आयोनाइज हो जाएगा, आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आइन बन जाएंगे और क्लोराइड आइन बन जाएंगे। अब सोडियम आइन चूंकि कैटाइन होंगे तो वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे जो कि कैथोड है, और इसी तरीके से जो क्लोरीन आइन है, क्लोराइड आइन है, नॉट क्लोरीन आइन, क्लोराइड आइन है, वो अपने जो है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे जो कि एनोड होगा। ये नाम भी इनके यहीं से पड़े हैं इलेक्ट्रोड के एनोड हम क्यों कह रहे हैं या कैथोड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैथोड के ऊपर कैटाइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कैटाइन यहाँ आते हैं, और एनोड के ऊपर एनाइन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनके नाम भी इसी तरह से रखे गए हैं। एनीवे, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से ही लिखेंगे जिस तरह अभी हमने पीछे देख कर आए हैं कि कैटाइन जो है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, वहाँ ये रिड्यूस्ड होंगे, एनाइन जो है वो एनोड की तरफ जाएंगे, वहाँ ये ऑक्सीडाइज होंगे। तो स्टूडेंट, अभी जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर फ्यूज्ड NaCl को लिया हुआ था, वहाँ स्लाइड आगे हो गई और वो बात जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी थी कि जो हमने देखा कि किस तरह हम उसका स्केच किस तरह बनाएंगे। बेसिकली वो स्केच बनाना था, तो आप उसको दोबारा से देखें और स्केच बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। अब हम अपनी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.2 की तरफ मूव करते हैं और जिसका क्वेश्चन है हमारे पास कि sketch a voltaic cell labeling the cathode, the anode and the direction of flow of electron using the following chemical: silver, zinc, sulfur nitrate and zinc sulfate। अब आपने वोल्टेक सेल बनाना है, दैट मीन गैल्वेनिक सेल, ये एक ही सेल के दो नेम हैं। तो गैल्वेनिक सेल आपने बेसिकली बनाना है और लेबल करना है कैथोड को, एनोड को और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट्स को। तो सबसे पहले देखें कि इस तरह से आप इसको बनाएंगे कि हमारे पास इसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक कंपार्टमेंट को हम एनोड कहते हैं, दूसरे को कैथोड कहते हैं, और एक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन होती है तो एक में रिडक्शंस होती हैं। तो अब यहाँ क्या होता है बेसिकली कि यहाँ हमने लेना है जिंक सल्फेट का हमने सोल्यूशन लेना है, क्योंकि उसने कहा है एक बीकर में हम जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे और एक में हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3 लेंगे, यहाँ लिखा नहीं गया, AgNO3 आप लोगों ने लिखना है कि AgNO3 का हमारे पास एक सोल्यूशन होगा और यहाँ एक तरफ जिंक का सोल्यूशन होगा। स्टूडेंट, यहाँ उसने वैसे कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज में हिंट दिया है कि जो जिंक होता है ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये जल्दी ऑक्सीडाइज मीन के ये ज़्यादा एक्टिव है, ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ही एनोड होता है। एनोड वो होता है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो वो उसको हम कहेंगे एनोड। तो जिंक सल्फेट जो है इसका जो सोल्यूशन है, इसमें जो हमने इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है ये जिंक इलेक्ट्रोड है और जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट करेगा एज ए एनोड। इसी तरीके से जब ये एनोड एक्ट करेगा तो जो दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड है जो कि सिल्वर इलेक्ट्रोड है, इसको हमने डिप किया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में, ये एक्ट करेगा एज ए कैथोड। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएंगे, ये आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं, इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, इसकी डायरेक्शन बतानी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो सिल्वर इलेक्ट्रोड में जाकर एड अप होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका फ्लो हो जाएगा। यहाँ बेशक आप एक बल्ब भी ड्रॉ कर सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, क्योंकि जो गैल्वेनिक सेल होता है वो उसमें केमिकल रिएक्शन की मदद से आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये साल्ट ब्रिज है यहाँ जो कि बैलेंसिंग रखता है आइंस की कंसंट्रेशंस को दोनों तरफ। तो ये थोड़ी फिगर है लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है इससे पिछले लेक्चर में, तो बिल्कुल वैसा ही है, ये सिंपल सा है, आपने जस्ट इसको ड्रॉ करना है। अगर आप इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो इसी तरीके से लिखेंगे कि जिंक जो है वो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी उसकी, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इसी तरीके से जो सिल्वर है Ag है उसकी रिडक्शन होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एडअप करवाएगा। तो इसके साथ अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल
इज मोर लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन? कौन सा मेटल है इन दोनों में से जिसकी ज़्यादा जो है वो रिडक्शन होगी, जिसकी पहले रिडक्शन होगी? तो बेसिकली हमने जब पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसमें हमारे पास एक टर्म यूज हुई थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा पॉजिटिव होती है वो लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन होता है। तो इन दोनों में से देखें कि ये -1.66 वोल्ट है और ये -0.44 वोल्ट है। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो इसकी है, फेरस की है। फेरस की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो जिसकी जितनी हायर होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, वो उतना ज़्यादा कैपेबल होगा फॉर अंडरगो रिडक्शन। तो इसका आंसर ये है कि आपने यहाँ पहले रूल देख लें, द मोर पॉजिटिव एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव की तरफ झुकाव होगा, यहाँ देखें ये ज़्यादा नेगेटिव है, ये ज़्यादा पॉजिटिव है। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो रिडक्शन करें। तो कंपैरिजन अगर आप करें तो जो फेरस है इसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो आपने लिखना है कि Fe3 इज मोर लाइकली टू अंडरगो रिडक्शन देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के मुकाबले में ज़्यादा रिडक्शन शो करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 का, वो ये है कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। अब आपने इसको इस तरह से अरेंज करना है और देखना है कि सबसे ज्यादा कौन रिड्यूस होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, पहले रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो अब देखें कि अगर हम इसको लिखें क्वेश्चंस को कि टू अरेंज द मेटल इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड वी मस्ट कंसीडर देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हायर मोर पॉजिटिव वैल्यू मीन ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। जितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होंगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो जैसा कि यहाँ हमें गिवन है कि सोडियम आयन है वो इलेक्ट्रॉन एडअप करवा रहे हैं। रिड्यूस का मतलब ही ये होता है कि इलेक्ट्रॉन कितना एडअप कोई करवा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एडअप करवा रहा है, जिंक भी है और कॉपर भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज हैं वो सबसे ज़्यादा किसकी है, वो कॉपर की है। तो इसका मतलब है कि जो कॉपर है मोस्ट लाइकली टू गेट रिड्यूस्ड, कॉपर के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ये मॉडरेटली होगा और ये लीस्ट लाइकली टू गेट रिड्यूस्ड होगा। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर इस तरह से लिखेंगे कि इंक्रीजिंग वे में अगर हमने लिखना है, क्योंकि इंक्रीजिंग एबिलिटी हमें कहा गया है। तो सोडियम का कम है, उससे ज़्यादा जिंक की है और उससे ज़्यादा जो है वो कॉपर की है। तो कॉपर सबसे ज़्यादा जो है वो इसके रिड्यूस्ड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। दिस इज द ऑर्डर इंक्रीजिंग एबिलिटी टू गेट रिड्यूस। तो ये बेसिकली इसका आंसर है इस सब क्वेश्चंस का। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड और लास्ट इसका पार्ट है वो ये है कि आइडेंटिफाई द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन अक्कर एंड हाफ सेल इन विच रिडक्शन अक्कर इन द गिवन वोल्टेक्स सेल। वोल्टेक्स सेल में आपने बताना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन होगी और कहाँ रिडक्शन होगी। तो सिंपल है, वैसे यहाँ इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि एनोड के ऊपर जिंक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वहाँ ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन एडअप हो रहे हैं तो यहाँ रिडक्शन होगी। ये तो यहाँ से देखकर ही पता चल गया है, लेकिन आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करके आप देखें कि यहाँ जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट मीन यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन एडअप हो रहे हैं। तो अब यहाँ हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिख भी सकते हैं कि इन द गिवन वोल्टेक्स सेल हाफ रिएक्शंस आर एट एनोड, दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज जिंक लूजेज इलेक्ट्रॉन। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पहले जिंक है, उसके बाद आप देखें इक्वेशन में कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए। और इसमें देखें कि कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन में पहले इलेक्ट्रॉन एडअप हो रहे हैं और ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो आप इसमें लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन अक्कर एट एनोड और रिडक्शन अक्कर एट कैथोड हाइड्रोजन आयन हाफ सेल्स। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने अपना जो लेक्चर था उसको कंप्लीट कर लिया। अगर कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।